तक हम मारा गया शिकार देख नहीं पाए थे, इसलिए सांभर गमन मार्ग से हम फिर खड्ड में घुसे और मारा शिकार हमें बाल वृक्षों में छिपाया हुआ मिला। ये बाल वृक्ष 6 इंच से लगाकर 1 फुट तक की गोलाई के थे और इतने मजबूत नहीं थे कि उन पर मचान बांधा जा सके, इसलिए मचान बांधने का विचार हमें छोड़ना पड़ा। गेती की मदद से पहाड़ के चेहरे पर चट्टान को खोद खुरच कर शायद उस पर बैठने की कोई जगह बनाई जा सकती थी, परंतु नरभक्षी से निपटते समय ऐसा करना उचित नहीं था। गोली चलाने का मौका छोड़ने को अनिच्छुक होने के कारण हमने मारे गए शिकार के पास घास में अपने को छिपाने की संभावना पर इस आशा में विचार किया कि शेरनी अंधेरा होने से पूर्व यहाँ लौटेगी और उसके हमें देख पाने से पूर्व हम उसे देख लेंगे। इस योजना में 2 आपत्तियां थी। नंबर 1, यदि हमें गोली चलाने का अवसर न मिला और शेरनी ने हमें मारे गए शिकार पर देख लिया तो वह उसे छोड़कर जा सकती है, जैसा उसने अपने मारे हुए अन्य शिकारों के विषय में किया था। और दूसरा, मारे गए शिकार और पड़ाव के बीच में बहुत घना क्षुद्रोह वन पड़ता था और यदि अंधेरे में हमने इस जंगल में से होकर जाने की कोशिश की तो शेरनी हमें अपनी दया पर निर्भर पाएगी। इसलिए बड़ी अनिच्छा से हमने उस बार वह मारा गया शिकार शेरनी के लिए ही छोड़ देना तय किया और अगले दिन उससे कुछ अधिक अच्छा हो जाने की आशा की। अगले सवेरे लौट कर आने पर हमने पाया कि शेरनी अपना मारा शिकार लेकर वहां से चली गई थी। 300 गज तक वह एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर पांव रखती घसीट का कोई निशान छोड़े बिना खड्ड की तली में ऊपर गई थी। इस जगह जाकर उस जगह से 300 गज दूर जहां से उसने मारा शिकार उठाया था, हमसे गलती हो गई, क्योंकि जमीन के गीले टुकड़े पर यद्यपि कई गमन मार्ग बने हुए थे, उनमें से कोई भी मार्ग उसी समय का बना हुआ नहीं था जब वह मारा गया शिकार उठाकर ले जा रही थी। अंततः गोल गोल चक्कर लगाकर हमने उस जगह का पता लगा लिया जहां से वह खड्ड छोड़कर बाईं तरफ से पहाड़ी पर होती हुई ऊपर गई थी। जिस पहाड़ी के ऊपर शेरनी अपना मारा शिकार लेकर गई थी उस पर पर्णांग कनकसलाका भारी संख्या में उगे हुए थे और गमन मार्ग का अनुसरण कठिन नहीं था, परंतु चलना जरूर कठिन था क्योंकि पहाड़ी बहुत ज़्यादा ढलवा थी और कहीं कहीं चक्कर लगाकर ही आगे का गमन मार्ग पकड़ना पड़ता था। 1001 फुट की चढ़ाई चढ़कर हम एक छोटे पठार पर पहुंचे जो बाईं तरफ 1 मील चौड़ा था और उसकी सीमा पर एक चोटी थी। धार की इस चोटी से निकटतम पास पर जमीन जोड़ों वाली और दरारें पड़ी थी और इन दरारों में 2 से 6 फुट तक ऊंचे घने शाल वृक्ष निकल आए थे। शेरनी अपना मारा शिकार इस घने जंगल में लेकर आई थी और जब हम वस्तुतः इस पर पैर धरकर चले तभी जाकर हमें उसकी स्थिति का पता चला। जब हम यह देखने को रुके कि कटड़े का क्या कुछ बचा रह गया है तो हमारे बाएं एक मंद कुर्राहट हुई। राइफल उठाए हम 1 मिनट तक प्रतीक्षा करते रहे और तब उस जगह से जहां से कुर्राहट आई थी क्षुद्रोह में कुछ हलचल होती सुनकर 9 शाल वृक्षों में से 10 गज तक रास्ता बनाते हुए हम आगे बढ़े और एक खुली जगह आ गए जहां कुछ मुलायम घास पर शेरनी ने अपना बिछौना बनाया हुआ था। इस घास के परले वाले सिरे पर पहाड़ ऊपर की तरफ 20 गज तक ढाल बनाता हुआ अन्य पठार तक चला गया था और यही वह ढलान था जिससे वह आवाज आई थी जो हमने सुनी थी। इस ढलान पर जितना संभव हो सका उतना चुपके चुपके ऊपर की तरफ चलते हुए हम समतल भूमि पर पहुंचे ही थे जो लगभग 15 गज चौड़ी थी कि शेरनी ने वह दूर वाली दिशा छोड़ दी और खड्ड में नीचे चली गई
और जाते हुए कलीजो और एक काकड़ को परेशान करती गई। उसका पीछा करना व्यर्थ होता, इसलिए हम फिर मारे गए शिकार पर लौट आए और चूंकि उसमें भोजन के लिए काफी भाग बचा हुआ था, हमने उस पर बैठने के लिए 2 वृक्ष चुने और पड़ाव पर वापस आ गए। जल्दी मध्याह्न भोजन खाकर हम फिर मारे गए शिकार पर लौट आए और अपनी राइफलों की दिक्कतों के कारण कुछ कठिनाई से ही उन पेड़ों पर चढ़ पाए जिनका हमने चुनाव किया था। उन पर बिना कुछ देखे या सुने हम 5 घंटे तक बैठे रहे। सांझ पड़ने पर हम अपने अपने पेड़ों से उतरे और उस दरार पड़ी ऊंची नीची भूमि पर गिरते पड़ते हुए अंततः जब काफी अंधेरा हो गया था तो उस खड्ड पर पहुंचे। हम दोनों में एक बेचैनी भरी भावना थी कि हमारा पीछा किया जा रहा है, परंतु चूंकि हम दोनों एक साथ रहे इसलिए बिना कोई घटना घटे 9 बजे हम पड़ाव में पहुंच गए। इबर्टसन दंपत्ति सेम में अब तक इतने दिनों ठहरे रहे थे जितना ठहरना उनके लिए संभव था, इसलिए अगले सवेरे अपना करार पूरा करने के लिए अपनी 12 दिनों की पैदल यात्रा पर वे अस्कोट के लिए चल पड़े। इबर्टसन ने मुझसे वचन लिया कि मैं मारे हुए शिकार का अकेला पीछा नहीं करूंगा अथवा 1 या 2 दिन से अधिक सेम में रुके रहना बढ़ाकर अपने जीवन को और अधिक खतरे में नहीं डालूंगा। इबर्टसन दंपत्ति और उनके 50 आदमी के चले जाने पर पड़ाव, जो घने क्षुद्रों से घिरा हुआ था, घटकर मैं और मेरे 2 नौकरों का ही रह गया। मेरे कुली प्रधान के घर में मिले हुए एक कमरे में रह रहे थे, इसलिए दिन भर मैंने सभी को प्रवाहित काष्ठ एकत्र करने में लगाया, जिसकी संगम पर कभी न समाप्त होने वाली मात्रा मौजूद थी, ताकि रात भर आग जलाकर रखी जा सके। आग शेरनी को डराकर भगाएगी तो नहीं, परंतु उसने यदि रात को हमारे तंबुओं के चतुर्दिक चक्कर लगाया तो उससे उसे हम देख पाएंगे, और इसीलिए भी कि रात को ठंड बढ़ने लगी थी और सारी रात आग जलाए रखने के लिए यह काफी कारण था, यदि किसी कारण की जरूरत आवश्यक ही समझी जाए। शाम के आसपास जब मेरे आदमी पड़ाव पर सुरक्षित लौट आए तो मैंने राइफल उठाई और लद्या तक यह देखने के लिए गया कि शेरनी ने नदी पार की है या नहीं। वहां मुझे रेत में कई गवन मार्ग मिले, परंतु उनमें से कोई भी ताजा नहीं था, और दिन छिपने पर निश्चिंत होकर मैं लौट आया कि शेरनी अभी नदी के हमारे वाली तरफ ही है। 1 घंटे बाद जब काफी अंधेरा हो गया तो हमारे तंबुओं के पास एक काकड़ बोलने लगा और आधे घंटे तक बिना रुके निरंतर बोलता ही रहा। मेरे आदमियों ने कटड़ों को बदवाने का काम संभाल लिया था, जिस काम को पहले इबर्टसन के आदमी ही संपन्न किया करते थे, और अगले सवेरे जब वे कटड़े लेने के लिए गए तो उनके साथ मैं भी गया। कई मील तक चलते रहने पर भी हमें शेरनी का कोई निशान तक नहीं मिला, और नाश्ता करने के बाद मैंने डंडा उठाया और संगम तक गया और वहां मछलियां पकड़ने का अपना सर्वोत्तम दिन बिताया। संगम मछलियों से पटा पड़ा था, हालांकि मेरी हल्की डोर बार बार टूटी, फिर भी मैंने पड़ाव वालों को खिलाने के लिए काफी महासीर मछली पकड़ ली। पुनः पिछली शाम की तरह नदी के दाएं किनारे की खुली भूमि को ऊपर से दर्शाने वाली चट्टान पर स्थान ग्रहण करने और शेरनी को नदी पार करते हुए देखने के इरादे से लद्या को पार किया। जैसे ही संगम पर गरजते हुए पानी से कुछ दूर हुआ तो मुझे अपनी दाई पहाड़ पर एक सांभर और बंदर बोलते हुए सुनाई पड़े, और जब मैं चट्टान के निकट पहुंचा तो मुझे शेरनी का ताजा गमन मार्ग मिला। उसका उल्टी तरफ अनुसरण करते हुए मैंने उन पत्थरों को जहां से उसने नदी पार की थी अब भी गीला पाया। पड़ाव में
अपनी मछलियां मारने की बंसी सुखाने और चाय का प्याला पीने में हुई कुछ मिनटों की देरी का मूल्य एक मनुष्य की जान जाने, कई हजार लोगों की चिंता और स्वयं बहुत सारे दिनों तक दबाव झेल कर चुकाना पड़ा। क्योंकि हालांकि सेम में मैं 3 दिन तक और ठहरा रहा, मुझे शेरनी पर गोली चलाने का कोई दूसरा मौका नहीं मिला। 7वीं की सवेरे जब मैं पड़ाव छोड़ने और टनकपुर तक की अपनी 20 मील की पैदल यात्रा पर चलने की तैयारी करने में लगा हुआ था, आसपास के गांव के लोगों का एक बड़ा दल वहां आया और मुझसे निवेदन किया कि मैं उन्हें उस नरभक्ष की दया पर छोड़कर न जाऊं। जैसी स्थिति में वे पड़े हुए थे, उन्हें जो सलाह देना मेरे लिए संभव था वे उन्हें देता हुआ यह कहकर कि जितना जल्दी आ पाना मेरे लिए संभव होगा उतनी जल्दी लौट कर आने का मैंने उन्हें वचन दिया। टनकपुर में अगले सवेरे मैंने रेल पकड़ी और करीब 1 महीने बाहर रहकर 9 नवंबर को मैं नैनीताल वापस पहुंच गया। 7वीं नवंबर को मैंने सेम छोड़ा और 12वीं को शेरनी ने थाक में एक आदमी को मारा। इस आदमी के मारे जाने की खबर मुझे पहाड़ों के पत्तल में स्थित शीत निवास में नीचे चले आने के थोड़े समय बाद वन मंडल अधिकारी हल्द्वानी की मार्फत मिली और मार्च करते हुए 24वीं तारीख को सूर्योदय के कुछ थोड़े से समय पश्चात मैं चूका पहुंच गया। मेरा इरादा चूका में नाश्ता करने और फिर थाक चले जाकर उस गांव को अपना मुख्यालय बनाने का था, परंतु थाक के प्रधान ने, जिसे मैंने चूका में जमे हुए पाया, मुझे सूचित किया कि 12वीं को उस आदमी के मारे जाने के बाद प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चा तुरंत थाक को छोड़कर चला गया है। और उसमें यह भी जोड़ा कि यदि मैं थाक में पड़ाव डालने का अपना इरादा पूरा करूंगा तो अपनी जान को सही सलामत तो मैं शायद रख भी लूं, परंतु अपने आदमियों की जान सही सलामत नहीं रख पाऊंगा। यह पूर्णतः तर्क संगत था और अपने आदमियों के आने की प्रतीक्षा करते हुए प्रधान ने मेरे पड़ाव के लिए चूका में ऐसी जगह चुनने में मेरी सहायता की जहां मेरे आदमी तर्क संगत सुरक्षित रहेंगे और मुझे उन हजारों लोगों से कुछ अलग थलग रहने की जगह भी मिल जाएगी जो जंगलों में कटान करने के लिए अब आ रहे थे। वन मंडल अधिकारी का तार मिलने पर, जिसमें मुझे मारे गए व्यक्ति की जानकारी दी गई थी, मैंने टनकपुर के तहसीलदार को चूका में 3 जवान कटड़े भेजने के लिए तार कर दिया था। मेरी प्रार्थना को तत्काल पूरा किया गया और तीनों जानवर पिछली संध्या वहां पहुंच गए थे। नाश्ता करने के बाद मैंने एक कटड़ा लिया और यह इरादा करके थाक के लिए चल पड़ा कि उसे उस जगह बदवाऊंगा जहां बार को वह आदमी मार दिया गया था। प्रधान ने उस तारीख की घटनाओं का बड़ा चित्रमय विवरण मुझे दिया था, क्योंकि वह स्वयं भी शेरनी का शिकार होते होते बच गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरे पहर के आसपास अपनी पोती 10 वर्ष की लड़की को साथ लिए अपने घर से कोई 60 गज की दूरी पर एक खेत में वह अदरक खोदने के लिए गया था। खेत लगभग आधा एकड़ क्षेत्रफल का था और 3 तरफ से यह जंगल से घिरा हुआ था और एक काफी ढलवा पहाड़ी के ढलान पर होने के कारण प्रधान के घर से दिखाई पड़ता था। जब बुढ़े और उसकी पोती को खेत में काम करते हुए कुछ समय हो गया तो उसकी पत्नी ने, जो अपने घर के आंगन में धान कूट रही थी, बहुत उत्तेजित आवाज में उसे पुकारा और पूछा कि क्या तुम बहरे हो गए हो, कि तुम्हें ऊपर जंगल में चटर पटर करते कलीजों और अन्य चिड़ियाओं की आवाज नहीं सुनाई देती। उसका सौभाग्य रहा कि उसने तत्काल काम किया। अपनी कुदाली फेंक बच्चे का हाथ पकड़ उस स्त्री द्वारा जोड़ दिए जाने पर, जिसने कहा कि खेत के ऊपरी सिरे पर झाड़ियों में उसे एक लाल लाल जानवर दिखाई पड़ रहा है। दोनों भागकर घर आ गए। इससे आधा घंटे बाद
शेरनी ने एक आदमी को मार दिया जो प्रधान के घर से 300 गज दूर खेत में खड़े वृक्षों की शाखाओं का छंगान कर रहा था। प्रधान से जो विवरण मुझे मिला उससे मुझे वह वृक्ष ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यह 2 जीनेदार खेतों के बीच 3 फुट ऊंचे किनारे पर खड़ा हुआ थोड़ा सा कांटदार वृक्ष था, जिसका वर्ष दर वर्ष गाय भैंसों के लिए छंगान किया जाता था। जिस आदमी को मारा गया वह एक शाखा को पकड़े तथा दूसरी शाखा को काटते हुए उसके तने पर खड़ा हुआ था, जब पीछे की तरफ से शेरनी आई और उसे शाखा से नीचे खींचकर अलग कर दिया और मारने के बाद उसे खेत के किनारे खड़े घने झाड़ झाकड़ में उठा ले गई। थाक गांव चंद राजाओं से पूर्णगिरि मंदिर की सेवा करने के बदले इसके वर्तमान स्वामी के पुरखों को मिला हुआ दान था, जो गोरखों का आधिपत्य होने से पूर्व कितनी ही शताब्दियों तक कुमाऊं पर शासन करते रहे थे। चंद राजाओं द्वारा दिए गए वचन को कि थाक और अन्य 2 गांवों की जमीन सर्वथा कर मुक्त रहेगी, ब्रिटिश शासन भी पिछले 100 वर्षों से आदर देता चला आ रहा था। घास फूस के झोपड़ों के समूह से बढ़ता बढ़ता यह गांव कालांतर में पक्की ईंटों की चिनाई और स्लेट पत्थर की खपरेल की छतों वाला बड़ी समृद्धशाली बस्ती बन गया। न केवल इस कारण से कि यहाँ की जमीनें उपजाऊ हैं, बल्कि इसलिए भी कि यहाँ मंदिरों से काफी आमदनी होती है। कुमाऊं के अन्य गांवों की तरह थाक भी अपने सैकड़ों वर्षों के अस्तित्व काल में अनेक उथल पुथलों से होकर गुजरा है, परंतु अपने लंबे इतिहास में यह कभी भी इतना उजड़ा नहीं रहा जितना यह अब था। पिछली कई बार यहाँ आने पर मुझे यह उद्योगों का छत्ता जैसा लगा था, परंतु जब इस दोपहर में अपने जवान कटड़े के साथ लेकर वहां गया तो वहां नीरवता छाई हुई थी। वहां के 100 या उससे भी अधिक निवासियों में से प्रत्येक अपनी ढोर डंगर साथ लेकर वहां से भाग गया था और एकमात्र जानवर जो मुझे वहां मिला वह थी एक बिल्ली, जिसने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। गांव को इतनी जल्दबाजी में खाली किया गया था कि बहुत से घरों के दरवाजे पूरे सपाट खुले छोड़ दिए गए थे। गांव के प्रत्येक पथ, घरों के आंगन और सभी दरवाजों के सामने पड़ी धूल में मुझे शेरनी के पग चिन्ह मिले। खुले पड़े दरवाजे एक मुसीबत थे, क्योंकि रास्ता गांव में घूमता हुआ इनके बहुत पास से होकर जाता था और इनमें से किसी भी घर में शेरनी मंडरा रही हो सकती थी। गांव में 30 गज ऊपर पहाड़ी पर कई गौ आश्रय थे और इन आश्रयों के आसपास इतने ज्यादा कलीज और लाल मुर्गियां थी जितने मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, और जिस आश्वस्ति भरे तरीके से उन्होंने मुझे अपने बीच में आने जाने दिया उससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि थाक के लोगों का उनकी जान लेने के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह था। इन गौ आश्रमों से ऊपर बने जीनेदार खेतों से गांव का विहंगम दृश्य प्राप्त हो जाता है, और जो वर्णन प्रधान ने मुझे दिया था उसके कारण मेरे लिए उस वृक्ष का पता लगाना कठिन नहीं था जहां से शेरनी ने अपना अंतिम विगत शिकार प्राप्त किया था। पेड़ के नीचे की मुलायम जमीन में खींचातानी होने के निशान और सूखे हुए रक्त के कुछ धब्बे विद्यमान थे। यहां से शेरनी अपना मारा शिकार 100 गज आगे एक मजबूत झाड़ी में से निकालती हुई एक जुते हुए खेत के ऊपर से होते हुए आगे के घने झाड़ झाकड़ में ले गई थी। गांव से लोगों के आने और जिस रास्ते वे वापस गए उस पर पड़े पगचिन्हों ने दिखाया कि गांव के सारे लोग आदमी मारे जाने की घटना स्थली पर आए थे, परंतु वृक्ष से उसी झाड़ी तक एक ही गमन मार्ग था जो शेरनी ने अपने शिकार को उठाकर ले जाते हुए बनाया था। उसका पीछा करने और उस आदमी की लाश प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।
वृक्ष के नीचे की कुछ मिट्टी खुरच कर मैंने उसकी एक जड़ बाहर निकाली और अपना कटड़ा उससे पात दिया और पास के भूसा कूप से उदारतापूर्वक भूसा लेकर उसके ऊपर डालकर जड़ को नीचे दबा दिया। यह गांव जो पहाड़ में उत्तरी रुख पर है इस समय छाया में आ गया था और यदि मुझे अंधेरा होने से पहले पहले पड़ाव पर वापस पहुंच जाना था तो यहां से चल पड़ने का समय हो गया था। गांव के बाहर बाहर चलकर ताकि खुले दरवाजों की मुसीबत बच जाए मैं घरों से नीचे बने हुए पथ पर आ गया। गांव छोड़ने के पश्चात यह रास्ता एक अति विशाल आम्र वृक्ष के नीचे से गुजरता था जिसकी जड़ों से ठंडे स्वच्छल जल का एक सोता निकलता है। चट्टान की एक विशाल शिला में खांचा बनाकर उसमें बहने के बाद यह पानी एक चिनकर बनाए कुंड में गिरता है जहां से आसपास की जमीन पर फैलकर यह उसे मुलायम और पंकिल बना देता है। ऊपर जाते समय मैंने इस झरने पर पानी पिया था और इस मुलायम जमीन पर अपने पग चिन्ह बना दिए थे और दूसरी बार पानी पीने के लिए इस झरने पर पहुंचने पर मैंने अपने पग चिन्हों के ऊपर शेरनी के पग चिन्ह बने हुए पाए। अपनी प्यास बुझाने के बाद शेरनी इस रास्ते से दूर हट गई थी और बिच्छू घास से पटे हुए ढलवा तट पर चढ़कर गांव में पहुंची थी और उन घरों में से किसी घर के आश्रय में स्थान बनाकर जब मैं कटड़ा बांध रहा था संभवतः उसने मुझे देख लिया था और प्रत्याशा कर रही थी कि जिस रास्ते से मैं ऊपर गया था उसी रास्ते से वापस लौटूंगा। मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि मैंने दूसरी बार उन खुले दरवाजों के पास से होकर गुजरने का खतरा भांप लिया था और चक्कर लगाने वाला लंबा रास्ता अपनाया था। चूका से आते समय मैंने एकाएक आक्रमण होने के विरुद्ध रक्षा करने के लिए प्रत्येक सावधानी बरती थी और अच्छा ही रहा कि मैंने ऐसा किया था क्योंकि उसके पग चिन्हों से पता लगा कि शेरनी ने पूरे रास्ते पड़ाव तक मेरा पीछा किया था। और अगले सवेरे जब मैं थाक में वापस गया तो मैंने देखा कि घरों से नीचे जब मैं फिर रास्ते पर आ गया था तो वहां से ठीक नीचे चूका के खेतों तक उसने मेरा पीछा किया था। जो रोशनी मैं साथ लेकर आया था उससे रात में पड़ना संभव नहीं था, इसलिए उस रात रात्रि भोजन के उपरांत तालाब के पास बैठकर जो गर्मी पहुंचाने के कारण उतना ही स्वागतेय था जितना उस सुरक्षा की भावना के लिए जो उससे मुझे मिल रही थी। मैंने पूरी स्थिति की समीक्षा की और कुछ ऐसी योजना सोचने का प्रयत्न किया जिससे शेरनी को बीच में घेर लेना संभव हो।